Hi students, my brief introduction is my name is Majid Ali and by profession I am a teacher and I am graduate of chemistry. तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की बेसिक्स और केमिस्ट्री को शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से मुराद कि सबसे पहले हमारे पास आती है साइंस। साइंस कहते हैं किसे, हमें ये पता होना चाहिए। और इसके बाद इसकी डिवीजन कैसे हुई है, इसकी तकसीम कैसे हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस के अंदर पहले 2-3 चैप्टर में कि आप लोगों को एनिमल्स और दूसरा इंसानों के जो अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में मालूमात के बारे में पढ़ा होगा। जैसे आप लोगों ने हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, ये सारा कुछ। और इसके बाद आप लोगों ने फिजिकल के बारे में कुछ पढ़ा होगा और इसके बाद आप लोगों ने केमिकल पीरियोडिक टेबल का नाम पढ़ा होगा, सम अदर फंक्शंस वगैरह पढ़े होंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो इसका जो मेन है ना, आप लोगों ने साइंस तो पढ़ ली, लेकिन साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आपको एक ही बुक में उसको हम नहीं जमा रख सकते, एक ही बुक में उसको हम नहीं रख सकते। तो साइंस की बेसिकली डेफिनेशन है कि साइंस वो जानदार और बेजान अशिया के मुतालिया को हम साइंस करते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जानदार है और एक बेजान है। कोई भी चीज ले लो, जैसे इंसान है जानदार है, और चेयर पड़ी है मेरे पास, ये बेजान है। बोर्ड है, ये बेजान है। हाँ, उसके बाद साइंस का पता चल गया, जानदार और बेजान अशिया के इल्म को साइंस कहते हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी साइंस के अंदर करते हैं। लेकिन साइंस को अब एक सब्जेक्ट के अंदर हम नहीं रख सकते, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 के अंदर। बायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जानदारों का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और वो फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। दिल पंप, खून पंप करता है, दिमाग सोचने का काम करता है, फेफड़े सांस लेने में मदद देते हैं और डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फंक्शन हमारे प्ले कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। हाँ, उसके बाद फिजिक्स है, फिजिकल चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। जिसके बाद हम डिफरेंट दूसरा मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सबसे मेन ब्रांच हमारी कौन सी है, केमिस्ट्री, जो हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। किसको स्टडी करना है हमने, केमिस्ट्री को। दोबारा पढ़ लो, किसको स्टडी करना है हमने, केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री साइंस की कौन सी शाख है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की वो शाख है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties, composition, खुसूसियात, composition and structure of substance। किसी भी सब्सटेंस की खुसूसियात कि वो सब्सटेंस है कैसी, ठीक है। उसके बाद उसकी कंपोजिशन, वो बनी कैसे है, किन किन चीजों से बनी है, एंड स्ट्रक्चर, और वो दिखती कैसे है। इसको ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस यहां पे मैं आपको इंशाल्लाह मेरा लेक्चर लेने के बाद आपको केमिस्ट्री याद हो जाएगी, आपको केमिस्ट्री याद हो जाएगी। आपने सिर्फ एक दफा लेक्चर को सुन लेना है, केमिस्ट्री याद है आपको, केमिस्ट्री समझ आ गई। कैसे, द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। समझ आ गई मेरी बात की। हाँ, इसके बाद और भी स्टडी करती है, और भी चीजों के बारे में स्टडी करती है। It also deal with the physical and chemical properties, इसके बारे में। हाँ, अब केमिस्ट्री जो खुद है वो इतना वास्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम एक ही केमिस्ट्री के अंदर सब चीजों को स्टडी नहीं कर सकते।
इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि सब चीजों को स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ब्रांचेस की। तकसीम कर दो, ब्रांचेस बना दो केमिस्ट्री की, और इसके बाद इसको हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस में कौन कौन सी केमिस्ट्री किस किस तरह से स्टडी की जाती है, कौन कौन सी चीजें डिफरेंट केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री। दोबारा बता दो कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोगों को याद हो जाएगी केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ने से। कैसे? पढ़ो। द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट मौजूद है। कौन कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, गोल्ड, सिल्वर, डिफरेंट है। तो वो तो एटॉमिक लेवल पे बिहेव कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे बिहेव कर रहे हैं ना। लेकिन हमें पता चल होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करेंगे। हमारे पास देख लो सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम हमारे पास एक मेटल है और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। और इसको पानी में डालो तो फौरन धमाका कर देती है। क्या कर देती है? धमाका कर देती है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? क्या कर देती है? धमाका कर देती है। क्लोरीन एक गैस है, इतनी पॉइजनस गैस है कि इसके अंदर हम 10 मिनट सांस ले लो, 10 मिनट बेहोश हो जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? बेहोश हो जाएंगे। लेकिन अब एटॉमिक लेवल पे बिहेवियर पढ़ लिया। ये मेटल है, ये गैस है, इनको प्लस कर दो, नमक बन गया। नमक बन गया। अगर नमक बन गया तो इसको हम जब नमक हम डालते हैं सालन के अंदर तो सालन फट जाता है? नहीं फटता। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कैसे बिहेव कर रही है? एज ए सिंपल सॉल्ट, एज ए सिंपल सॉल्ट। लेकिन ये एटॉमिक लेवल पे डिफरेंट बिहेव कर रही है। तो समझ आ गई एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करती है? समझ आ गई? द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो। द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। याद हो गया? नहीं याद हुआ? दोबारा पढ़ लो। द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। समझ आ गई मेरी बात की? समझ आ गई मेरी बात की? चलो याद हो गया, मुझे यकीन है आपको याद हो गया, मुझे यकीन। अब नेक्स्ट देखो वो क्या कह रहा है। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। इसका मतलब है कि हमारे पास एटॉमिक लेवल पे जो हमारे पास एटम्स मौजूद, एलिमेंट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद हमारे पास मौजूद हैं नोबल गैसेस, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन। अच्छा, ये डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हैं, ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और हमारी जिंदगी में इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। क्या है? बहुत ज्यादा अहमियत। अच्छा, तो हम दोबारा पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कहते किसे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। याद हो गया? मुझे लगता है याद हो गया। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटम्स and molecules to show specific characteristics and turn react to give huge specific related to our life। ठीक है, ये तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, इस्तेमाल कहाँ पे होती है फिजिकल केमिस्ट्री? पढ़ तो ली फिजिकल केमिस्ट्री, ये हो गई, ये हो गई। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन देख लो, याद करवा दूंगा, याद करवा के भेजूंगा, याद करवा के भेजूंगा। स्टॉप करो वीडियो को, करवा के भेजूंगा। देख लो एप्लीकेशन क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री इज यूज्ड
यूज्ड, फिजिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है कि रिएक्शन को प्रिडिक्ट करती है कैसा है रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन रूल करती है कि रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस H2, रिएक्शन हो गया NH3 अमोनिया बन गया, तो हमें पता होना चाहिए ये किस रेट पे रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री बता देगी कि इस रेट पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। दूसरा है द ऑप्टिमाइज द कंडीशन ऑफ कैरी आउट द रिएक्शन एंड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे ये रिएक्शन किस स्पीड के साथ होता है। जब हम अमोनिया तैयार कर लेते हैं इंडस्ट्रीज में, तो हमें पता होना चाहिए N2 प्लस H2 किस टेम्परेचर पे और किस रेट पे प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, किस रेट पे NH3 बन रही है। इसको कहते हैं यूजेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ लो, एक दफा और पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। Physical chemistry is used to predict and change the rate of reaction. The optimize the condition to carry out the reaction on the industrial scale. To carry out the reaction on the industrial scale. मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक ब्रांच याद हो गई। इसके बाद हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और बाकी सारी ब्रांचेस को पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री याद होगी। इसके बाद है केमिस्ट्री की एक और ब्रांच जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, कौन से एलिमेंट और कौन से कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, जिनके पास थोड़ी सी कार्बन होती है या होती ही नहीं है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। वो कंपाउंड जिनके एलिमेंट और कंपाउंड जिनके पास कार्बन थोड़ी सी होती है या नहीं होती, उनकी हम क्या पढ़ते हैं, सिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। और क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। वो एलिमेंट्स जिनके पास कार्बन हो थोड़ी सी होती है या होती नहीं है। दोबारा सुनो, it is the study of synthesis, composition, properties and structure of element and compound that contain little or no carbon, that contain little or no carbon। इसके बाद हमने पढ़ना है it composed of, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं वो किस किस चीज से बने होते हैं, वो बने होते हैं मेटल से, नॉन मेटल से। मेटल कहते हैं जैसे हमारे पास आयरन, लोहा है, मरकरी है, गोल्ड है, ये हमारे पास है मेटल। नॉन मेटल जैसे गैसेस हैं, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों को मिला दो और इनका मिक्सचर ऑफ दी साल्ट, जो इनसे मिलके साल्ट और एसिड और बेस बनते हैं, साल्ट, एसिड और बेस बनते हैं। इनकी स्टडी हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें किस किस कंपाउंड की स्टडी करनी है, इट कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और ए मिक्सचर ऑफ दीस साल्ट, एसिड एंड बेस। समझ आ गई मेरी बात की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने उन कंपाउंड की स्टडी करनी है जिसमें कार्बन थोड़ी सी मौजूद है या मौजूद ही नहीं है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस किस चीज से कंपोज होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और इनके मिक्सचर से जो साल्ट बनते हैं, एसिड बनता है या बेस बनती है। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोबारा सुन लो, याद हो जाएगी। अभी क्या सुनो, it is the study of synthesis, composition, properties and structure of element and compound that contain little or no carbon, that contain little or no carbon. It composed of metal, non-metal and or mixture of these salt, acid and base। समझ आ गई। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने
डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, याद हो गई। अब इसकी एप्लीकेशन आओ, ये किस किस चीजों में इस्तेमाल होती है? यूज इन फर्टिलाइजर, खादों में। किसमें इस्तेमाल होती है? सबसे पहले खादों में इस्तेमाल होती है। मेडिसिन, दवाइयों में, अद्वियात में इसका इस्तेमाल है, कैटालिस्ट, किसी भी रिएक्शंस को तेज करने के लिए जो कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो इनऑर्गेनिक होता है। और कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं पिगमेंट्स जो मौजूद है, कोटिंग सुना होगा आपने, भांडे कली करवा लो तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए हमारे जो बर्तन है उनको कली करते हैं, जैसे वो सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो कहते हैं इसका रंग नहीं उतरेगा। इसमें हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हमने पढ़नी किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब याद होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद होगी? नहीं याद होगी? नहीं फिर पढ़ लो। इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड compounds that contain little or no carbon. It composed of metal and non-metal or a mixture of these salt, acid and base. और इनके साल्ट, एसिड और बेस। एप्लीकेशन क्या है? इस्तेमाल किसमें? फर्टिलाइजर, मेडिसिन, कैटालिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग। समझ आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है? ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है और इसमें हमने क्या पढ़ना है? सुन लो, मेहनत करो, पढ़ोगे तो कामयाब होगे, वरना वही रिक्शा ले देना है बाप ने और चलाते फिरोगे। और क्या कहते हैं कि रेडी उठा ली, सुबह क्या उसको कहते हैं, दातरी उठाई और चले गए चारा गाड़ी। नहीं, ये काम नहीं करना। अपनी कौम के लिए फख्र का बायस बनना है और मेहनत करके अपनी कौम का नाम रोशन करना है। स्टडी के जरिए पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ के नाम रोशन कर देना है अपने मुल्क का। कैसे? वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। अभी इसकी तरफ आ जाओ, वापस आ जाओ और पढ़ो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, और जिसमें कार्बन मौजूद होगा। इनऑर्गेनिक में क्या था? कार्बन मौजूद नहीं था, ऑर्गेनिक में कार्बन मौजूद है। केमिस्ट्री भी डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और इनके कार्बन से जो आगे डेरिवेटिव्स बनते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हम किस चीज के अलावा स्टडी करते हैं? जो इससे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स बनते हैं ना, उनकी स्टडी नहीं करनी। किनकी स्टडी नहीं करनी? इसमें जो कार्बोनेट्स बन रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं, ऑक्साइड्स बन रहे हैं और कार्बाइड्स बन रहे हैं और कार्बाइड्स बन रहे हैं, इनकी स्टडी नहीं करनी। स्टडी किसकी करनी है? सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स की, सिर्फ कार्बन कंपाउंड। दोबारा सुनो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव अदर देन इट्स सिंपल साल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्या बताती है? इन दिस ब्रांच वी स्टडी, इसके अंदर हम और क्या पढ़ते हैं? भाई एक तो पढ़ लिया कार्बन के कंपाउंड्स की हम उसके किसको देखेंगे? कार्बन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, कार्बन के कंपाउंड की फॉर्मेशन को देखेंगे, स्ट्रक्चर वो दिखता कैसे है, बनता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज, खुसूसियात क्या है, वो किस किस चीज से बना है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, और रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और जिनके पास कार्बन होती है उनका रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मेरी बात की समझ आ गई? याद हो गया? नहीं याद नहीं भाई, दोबारा सुनो, शुरू से सुनो। The branch of chemistry that deals with the carbon compounds, hydrocarbons and their derivatives
other than its simple salt like carbonate, bicarbonate, oxide and carbides. In this branch we study the structure, formation, properties, composition and reaction of carbon containing compound and reaction of carbon containing compound, वो compound जिनके पास कार्बन होती है। अच्छा, अब हमने इसको तो पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। अब हम इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशन। और भाई इस्तेमाल कहाँ पे होती है, इस्तेमाल भी देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे इस्तेमाल होगी। उसने कहा है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये नोट्स नोट करते जाना, जो जो मैंने पहले लिखवाया है, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना। ये आपके पास नोट्स बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे नोट्स बनते जाएंगे और इंशाल्लाह 60 ओवर 60 मार्क्स लेंगे सिर्फ इस नोट्स को तैयार करके, इन नोट्स को तैयार करके। इसमें हमने सबसे पहले हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने इसकी प्रॉपर क्या करनी है, एक्सरसाइज सॉल्व कर देनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री ऐसी क्लियर होगी कि जिंदगी भर केमिस्ट्री भूलेगी नहीं। अच्छा, दोबारा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, रील्स देखने ना जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, व्हाट्सएप कॉलिंग, इंस्टाग्राम नहीं, वापस आओ और देखो कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिंदगी की हर फॉर्म के अंदर, एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये चीजें आते हैं। प्रोटीन लेते हो, अंडा खा लेते हो, सर्दियों में खाते हो ना, तो उससे प्रोटीन मिलती है। ये हमारी जिंदगियों के लिए एसेंशियल है, एसेंशियल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल है, जरूरी है, जरूरी है। तो किसमें इस्तेमाल होती है, फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए जरूरी होती है। मेरी बात की समझ आ गई? चलो, उम्मीद है आपको ये 3 ब्रांचेस याद हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की एक और ब्रांच जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट से ही जाहिर हो रहा है भाई हमारे माहौल में मौजूद हवा, पानी, मिट्टी और इनके रिएक्शंस का मुताला करेंगे। चलो हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं और पढ़ते हैं। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना, जो केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना है दैट अगर इन द प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट पे केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना हो रहे हैं उनकी स्टडी है एनवायरमेंटल स्टडी। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फैक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर एंड सॉइल एंड इन्वायरमेंट, एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे माहौल में मौजूद हवा, पानी, मिट्टी और इनमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे। दोबारा सुन लो। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। In this subject we study the source, reactions, effects and facts, chemical species in the air, soil and water environment। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसका आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या है। It is used to study of effect that human have on the environment, वो इफेक्ट्स जो इंसानों की वजह से इस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं कि ये क्या होता है इंसानों के इफेक्ट। मिसाल के तौर पर हम गाड़ियों, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं जिससे डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा कर रही हैं। जैसा कि आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जरिए स्टडी किया जाता है। इसके बाद इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द काजेस, वजह, इफेक्ट्स
जो असरात है एंड सोल्यूशन और उनका हल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन वो कह रहा है कि जो मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन है, आलूदगी है उसकी जो वजह है और उसके असरात हैं उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जरिए इनको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री याद होगी, नहीं हुई दोबारा सुन लो। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, reactions, effects and facts of chemical species in the air, soil and water environment applications. It is used to study of effects that human have on the environment. It helps in understanding the causes, effects, effect and solution of different type of pollution. याद हो गया? उम्मीद है याद हो गया। अदरवाइज नोट्स बनाते जाओ और इनको साथ साथ समझते जाओ, याद करते जाओ। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, सबसे आसान केमिस्ट्री। इसमें हमने एक कंपाउंड को लेना है और उसको एनालाइज कर लेना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। एक कंपाउंड को लेना है और उसको एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस। देखते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को हम देखते हैं कि वो कैसी है। ये इन्वॉल्व होता है किसमें? कंपाउंड को ले लिया, उसकी क्या करोगे? सेपरेशन कर लोगे कंपाउंड की, आइडेंटिफिकेशन कर लोगे कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट मौजूद है। अलहदा कर लिया कंपाउंड को और उसको मुशाहदा कर लिया, देख लिया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन कर ली कि कौन सा कंपाउंड कितना मौजूद है, कितने परसेंट मौजूद है इन द मटेरियल थिंग जो हमने सब्सटेंस ली है। समझ आ गई? दोबारा सुन लो। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड present in material things, concentration of the compound present and applications. Nowadays the field of analytical chemistry generally involve the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter. इसके कहने का मतलब है जैसे हम वाटर टेस्टिंग करते हैं तो वो इस तरह के sophisticated जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं जो हमें बताते हैं कि पानी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। जैसे पानी की पीएच ज्यादा हो जाए तो पानी क्या हो जाएगा? बेसिक। कम हो जाए तो एसिडिक। इसलिए पानी का टेस्ट वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम, जैसे इंडस्ट्री के अंदर हम कोल का एनालिसिस करते हैं, उसका मॉइस्चर मालूम करते हैं, उसमें मौजूद डिफरेंट कंटेंट ऑफ डिफरेंट मॉइस्चर के डिफरेंस मालूम करते हैं और उसके अंदर उसके डिफरेंट टेस्ट करते हैं। वो डिफरेंट मशीनरीज यानी कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए किए जाते हैं। एप्लीकेशन की समझ आ गई कि कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब सुन लो और सुन लो, दोबारा सुन लो। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स। एप्लीकेशन इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इस्तेमाल सुन लो। Nowadays the field of analytical chemistry generally involve the use of modern जदीद and sophisticated instrument जिनका रिजल्ट 100% आए to analyze the matter। कोई भी मैटर की एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको कंप्लीटली तौर पे समझ आ गया और याद हो गया। क्या हो गया? याद हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर याद हो गया। सबसे जरूरी बात
इसको एक दफा दोबारा लिखने के बाद जरूरत नहीं है लेकिन पढ़ लेना, पढ़ोगे याद हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है लेक्चर सुनने के बाद याद हो गया। 60 में से 60 मार्क्स आने हैं केमिस्ट्री में 9th क्लास में, और आप लोगों ने टॉप करना है, केमिस्ट्री में टॉप करना है। सुन लो लेक्चर को, दोबारा देख लो, नोट कर लो। जो मैंने पहले इसकी ब्रांचेस 3 पढ़ाई, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई, उसको नोट कर लो। लेक्चर का नोट्स बनाते जाओ, नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको आसानी होगी दोबारा रिवीजन करने में। एक दफा आप सुनोगे आपको याद हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन दबा देना है ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और नई अपडेट से आप दूर ना रहे, और नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होना है वो सबसे पहले आपके पास आए और आप याद कर लो। मेहनत करना नहीं भूलना। नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के बारे में बात करनी है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब है जिंदगी, यानी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो उनके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर को पढ़ना है। किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। डेफिनेशन सुन लो क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। जिंदगी को हम केमिकल प्रोसेसेस के जरिए समझते हैं, जिंदगी को हम केमिकल प्रोसेसेस के जरिए समझते हैं। जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। दोबारा सुन लो, इट इज the branch of chemistry in which we understand life through chemical processes. It is the study of chemical substance, जो हमारे अंदर केमिकल सब्सटेंस मौजूद होती है, and vital processes occurring in organisms, जो हमारे केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं उनके बारे में हम स्टडी किसमें करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। किसमें करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। दोबारा सुन लो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ ली, इस्तेमाल भी पढ़ लो, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ लो, कहां पे इस्तेमाल होना है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट इन द स्ट्रक्चर, जो हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस हमारे अंदर मौजूद है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एंड फंक्शन, और उसका फंक्शन क्या है, वो काम क्या करता है, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देख लो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे अंदर प्रोटीन मौजूद है, अंडे से प्रोटीन मिलती है, गोश्त से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये किसमें इस्तेमाल होते हैं हमारे पास? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। किसकी एप्लीकेशन है? बायोकेमिस्ट्री की। दोबारा पढ़ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। याद हो गया? याद नहीं हुआ? चलो एक दफा दोबारा पढ़ते हैं और इस दफा याद हो जाएगा, और मेरे साथ साथ पढ़ना है आराम से। बायोकेमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। इट इज द स्टडी of chemical substance and vital processes occurring in living organisms. Application: Biochemistry provide insight into the structure and function of molecule such as protein, carbohydrates, lipids and nucleic acid. हो गया यार, हो गया। चलो हम अब
केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या नाम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे पास वो रिएक्शंस जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होंगे, वो रिएक्शंस जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होंगे, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सुन लो, डेफिनेशन सुन लो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन, कौन से रिएक्शन, डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। किसमें हो रहे होते हैं, टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं, उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद ये किस चीज के बारे में बताती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इसका मतलब है जो रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एटम बॉम्ब तैयार करते हैं उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस इस्तेमाल होता है। हमारे सूरज में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई की ट्रांसफॉर्मेशन हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री बताती है। क्या बताती है, न्यूक्लियाई की ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन taking place in the nucleus of an atom. It deals with radioactivity, nuclear processes and transformation in the nuclei of atoms. समझ आ गई, याद हो गया। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, इस्तेमाल कहाँ पे होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च। किस किस चीज के अंदर इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च। किस किस चीज में इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पता लग गया, पता याद होगी नहीं याद, दोबारा सुनो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट डील्स विद रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एप्लीकेशन यूज्ड इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च। समझ आ गई, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। इसके बाद जिस केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में हमने बात करनी है उसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना, बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। डेफिनेशन सुन लो, पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, आर लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसकी सीरीज से मिलके बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। कैसे, ये एक ब्लॉक रख दिया, ये दूसरा ब्लॉक रख दिया, ये तीसरा ब्लॉक रख दिया, चौथा ब्लॉक रख दिया, पांचवा ब्लॉक रख दिया। इनके मिलने से क्या बन गया, एक पॉलीमर बन गया, एक पॉलीमर बन गया। क्या बन गया, एक पॉलीमर बन गया। इसकी स्टडी को कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। और ये मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर भी मौजूद हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। इसकी स्टडी को हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। दोबारा सुन लो, याद कर लो। पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग बाय टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। किसको मिलाते हैं, अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। याद कर लो, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग बाय
टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, पांचवा ब्लॉक्स को मिला के पॉलीमर्स बन जाता है, एक पॉलीमर बन जाता है। एप्लीकेशन सुन लो, एप्लीकेशन, मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। ये हमारे क्या है? नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हमारे अंदर ही मौजूद हैं, हमारे अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, याद हो गई? नहीं हुई दोबारा सुन लो। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग बाय टुगेदर a series of building blocks is called polymer chemistry। नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के बारे में बात करनी है उसका नाम है जियोकेमिस्ट्री। जियो मतलब जमीन, क्या? जियो मतलब जमीन, यानी कि हमने जमीन की केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करनी है। किसके बारे में? केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। जो जमीन के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, उनकी स्टडी करनी है। किसमें? जियोकेमिस्ट्री में। दोबारा सुन लो, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ and its sources and minerals is called geochemistry। एप्लीकेशन क्या है? Apart from its uses in mineral exploration, मतलब के जमीन में मौजूद मिनरल्स उसको एक्सप्लोर करता है, जमीन में मौजूद मिनरल्स को एक्सप्लोर करता है, बताता है कि कौन कौन से मिनरल मौजूद है। जियोकेमिकल मैपिंग मतलब के डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगह से जमीन से मिनरल निकाल के उसकी केमिकल कंपोजिशन का पता लगाते हैं, फिर पता लगाते हैं ये कौन सी जगह पर मौजूद है और उसका मैप बना देते हैं। इसको कहते हैं जियोकेमिकल मैपिंग। टुडे हैज द एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि माहौल की निगरानी, फॉरेस्ट्री जंगलात में, एंड मेडिकल रिसर्च यानी कि तिब के अंदर भी इसके इस्तेमालात है। दोबारा सुन लो, अपार्ट फ्रॉम इट्स यूजेस इन मिनरल एक्सप्लोरेशन जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन, आजकल इसकी एप्लीकेशन किसमें है? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च, और तिब के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। याद नहीं हुआ? दोबारा सुन लो, जहन में बिठा लो, याद कर लो। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research। याद हो गया? चलो अब हम नेक्स्ट इसकी एक मिनट चुप करिए। चलो अब हम नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस की तरफ जाते हैं। आखिरी दो रह गई, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मजे वाली केमिस्ट्री शुरू हो जानी है। ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, रट्टे वाला होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अब जियोकेमिस्ट्री में जो हम जियोकेमिकल मैपिंग है, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, ये जो मैंने क्या पॉलीमर बना दिया है, ये कैसे बना है आपको नहीं पता अभी तक, आपको इसका नहीं पता। लेकिन जब हम बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, आपको इसके बारे में पता चलता जाएगा, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री आसानी से याद होना शुरू हो जाएगी और 60 नंबर लेने आसान हो जाएंगे। चलो अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। बोर नहीं होना आप लोगों ने, क्या नहीं करना, बोर नहीं होना आप लोगों ने। मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। नेक्स्ट इस ब्रांच के बारे में हमने बात करनी है, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल से ज़ाहिर हो रहा है कि मेडिसन,
यानी कि हमने केमिस्ट्री की इस ब्रांच में मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, उसकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन सुन लो। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट, जो केमिस्ट बन जाता है, जो ग्रेजुएट हो जाता है, ट्राइज कोशिश करता है टू डिजाइन बनाने की एंड सिंथेसाइज, दोबारा सुन लो डेफिनेशन सुन लो। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज, किसको डिजाइन और सिंथेसाइज करता है? मेडिसिन को और ड्रग्स को, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो इंसानों के लिए मददगार साबित होती है, बेनिफिशियल होती है। क्या होती है? बेनिफिशियल होती है, मददगार होती है, जरूरी होती है, बेनिफिशियल होती है, जरूरी होती है। बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है? बेनिफिट होता है फायदा, फायदेमंद। नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के बारे में बात करनी है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। बोर नहीं होना आप लोगों ने, क्या नहीं होना? बोर नहीं होना आप लोगों ने। पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री, और भाई अद्वियात वाली केमिस्ट्री, किसके अंदर हमने अद्वियात की सिंथेसिस डिजाइन के बारे में पढ़ना है। आओ सुन लो क्या डेफिनेशन। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसिस, टू डिजाइन क्या? टू डिजाइन एंड सिंथेसिस, किस चीज का डिजाइन और सिंथेसिस? मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो इंसानों के लिए मददगार होती है। क्या होती है? फायदा, जो इंसानों के लिए फायदामंद होती है। वो ड्रग्स बनाते हैं केमिस्ट, जो वो मेडिसिन बनाते हैं या ड्रग्स बनाते हैं जो इंसानों के लिए फायदामंद होती हैं। एप्लीकेशन देख लो। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में मौजूद, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में केमिकल्स मौजूद हैं, मेडिसिन जो हम खाते हैं उनकी डिस्कवरी, डिलीवरी और एब्जॉर्प्शन, और उनके जो मेटाबॉलिज्म है उनकी जो स्टडी है वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। किस में करते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट, नहीं दोबारा सुनो, याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, मजा आएगा। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicine or drugs which are beneficial for mankind. Application: it includes the discovery, delivery, absorption and metabolism of drugs in human body. Next branch, next और आखिरी लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लास्ट ब्रांच। इसके बाद ये लेक्चर हमारा एंड है। सुन लो, कौन सी केमिस्ट्री? एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा है जो खला में जाते हैं, तो एस्ट्रो केमिस्ट्री से पढ़ लो, एस्ट्रो केमिस्ट्री से पढ़ लो खला में मौजूद मॉलिक्यूल्स और आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में हमने पढ़ना है। खला में मौजूद मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में कि कौन सी केमिस्ट्री बताती है? एस्ट्रो केमिस्ट्री। डेफिनेशन सुनो। इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। रिकरिंग इन स्पेस यानी कि खला में मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स और आयन एंड इंटरस्टेलर स्पेस। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इन दिस
डिसिप्लिन, इसके अंदर हम वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स। इसमें हम आयंस और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन, और जो खुला में मौजूद आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेडिएशंस के साथ रिएक्शन भी इसकी एप्लीकेशन है, इसी एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। याद हो गया भाई? ब्रांचेस याद हो गई आपको? समझ लो, 2 नंबर तो पक्के कर लिए आपने, 2 नंबर पक्के कर लिए, 2 नंबर पक्के कर लिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आना है आपका ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से, 2 नंबर पक्के कर लिए। इंशाल्लाह इसी तरह हम 2-2 करके 60 नंबर पक्के करने हैं। कितने नंबर? 60 नंबर। और केमिस्ट्री में टॉप कर जाना है, मेहनत करना नहीं छोड़नी, मेहनत करना नहीं छोड़नी, और 11 की 11 ब्रांचेस को अच्छे से ज़हन में बिठा लेना है। और इस लेक्चर को सुन लोगे तो 11 ब्रांचेस दोबारा नहीं भूलेंगी, कभी नहीं भूलेंगी, और याद कर लेनी। एक दफा लेक्चर सुनोगे याद हो जाएंगी। और आखिरी बात और क्या? आखिरी बात, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शेयर करना है, दूसरे तालिब इल्मों तक, दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच जाए और उनका फायदा हो जाए। अगर आपका फायदा हो रहा है तो उनका भी फायदा हो जाए, वो भी सुन लें, वो भी याद कर लें, वो भी केमिस्ट्री को समझ लें, ताकि उनकी आने वाली जो रिजल्ट है, आने वाला रिजल्ट वो अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए और केमिस्ट्री में 60 नंबर लेने के काबिल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझ आ गई होगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज।